तो एवरीवन, आज के इस डीप डाइव सेशन में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है। घास। नरेश सर, मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा से अलग अलग कंट्रीज के इन ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदानों के नाम याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होती थी। हाँ ज्योति, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सच में। लेकिन आज का हमारा मिशन यही है, दुनिया भर के इन ग्रासलैंड्स का एक डीप डाइव करना। और मुझे लगता है आज इस सेशन के बाद मेरा ये सारा डर और कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, और इसका रीजन ये है कि हम इसे रटने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि आज हम जो 3D विजुअल्स डिकोड करेंगे ना, उनके थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ज्योग्राफी को अगर विजुअलाइज करके समझा जाए तो एग्जाम्स में कोई पॉइंट मिस नहीं होता। ओह वाओ, साउंड्स परफेक्ट। तो देर किस बात की? आई मीन, लेट्स जस्ट स्टार्ट। चलो अब ज्योति, पहली स्लाइड देखते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल मेटाफर है, उसमें एक ग्लास के डोम के अंदर जमीन का एक हिस्सा रखा हुआ है। और इसका आधा हिस्सा बिल्कुल सूखा और दरार भरा लग रहा है, लाइक क्रैक्ड मिट्टी। सही पकड़ा। और दूसरे आधे हिस्से की तरफ देखो, वहां दूर दूर तक बस हरी घास और छोटी छोटी झाड़ियां यानी श्रब्स हैं। हाँ, और इसमें बड़े पेड़ तो ना के बराबर है। एग्जैक्टली। तो अगर कंटेंट ब्रेकडाउन करें तो ग्रासलैंड्स वही विशाल भूमि होती है जहां दूर दूर तक सिर्फ घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। और हाँ, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके लोकल नाम बिल्कुल अलग होते हैं। अरे नरेश सर, यहाँ मेरा एक लॉजिकल डाउट है। अगर यहाँ मिट्टी और पानी दोनों अवेलेबल हैं, तो बड़े पेड़ क्यों नहीं उग पाते? आई मीन, सिर्फ घास ही क्यों? ये बहुत बढ़िया सवाल है ज्योति। देखो, यहाँ बारिश इतनी नहीं होती कि ये घना जंगल बन सके, अच्छा। और बारिश इतनी कम भी नहीं होती कि ये बिल्कुल डेजर्ट या रेगिस्तान बन जाए। तो घास यहाँ इजीली सर्वाइव कर लेती है। ओह वेट नरेश सर, यहाँ नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें लिखा है कि ग्रासलैंड्स को लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के बेसिस पर दो मेन हिस्सों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और शीतोष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट। हाँ, और मैं इस पॉइंट को एग्जाम के लिए बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करना चाहूंगा ज्योति। इस डिवीजन को बिल्कुल ध्यान में रखना। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ज्योति, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं ताकि हम इन दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का साइन समझ सकें। ओके, तो इस विजुअल में एक 3D ग्लोइंग अर्थ बनी है और इसके आसपास आग की तरह चमकती हुई लाइंस हैं। हाँ, ये चमकती हुई लैटिट्यूड लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो, मैप के थ्रू इसको ऐसे समझो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ यानी कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्रीज साउथ यानी मकर रेखा तक सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ओह, इसलिए ये इतना ग्लोइंग और आग जैसा दिखाया गया है। ये बहुत गर्म एरिया होता होगा। सही कहा ज्योति, इसलिए इसे गर्म, ट्रॉपिकल या उष्ण एरिया कहते हैं। वहीं अगर हम 23.5 डिग्रीज से 66.5 डिग्रीज के बीच देखें तो वहां सूरज की किरणें तिरछी यानी स्लैंटेड पड़ती हैं। तो वहां का मौसम काफी सुहाना होता है, जिसे टेम्परेट या शीतोष्ण कहते हैं। नरेश सर, अगर हम लैटिट्यूड्स के और ऊपर जाएं तो क्या वहां भी किसी अलग तरह की घास होती है? तुम खुद गैस करो। वेट, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, यहाँ एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि 66.5 डिग्रीज के ऊपर शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन होता है, जहां बर्फ जमने के कारण कोई घास का मैदान नहीं होता। बिल्कुल सही ज्योति, मैं इस फैक्ट को कंफर्म करता हूं। एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको डेफिनेटली याद रखना। परफेक्ट। तो चलो, अब जब बेसिक साइंस क्लियर है तो चलो ज्योति, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और सीधे नॉर्थ अमेरिका चलते हैं। वाओ, ये नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा का जो 3D मैप है, ये तो पूरी तरह से सुनहरे गेहूं से बना हुआ लग रहा है। और इसके ऊपर एक बड़ी सी रोटी की टोकरी रखी हुई है। हाँ ज्योति, ये रोटी की टोकरी एक मेटाफर है। ये प्रेरीज हैं। प्रेरीज एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये रीजन गेहूं और मक्का यानी व्हीट और कॉर्न के बम्पर प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा। और एक खास बात, यहाँ सर्दियों में एक लोकल गर्म हवा चलती है जिसे चिनुक कहते हैं, जो वहाँ जमी बर्फ को तेजी से पिघला देती है। वेट, रियली? नरेश सर, सर्दियों के मौसम में अचानक से गर्म हवा यानी चिनुक कैसे चल सकती है? ये तो थर्मोडायनामिक्स के थोड़ा उल्टा लग रहा है। सुनने में लगता है ज्योति, पर यह पहाड़ों से उतरने वाली एक स्पेशल लोकल विंड है। जब ये हवा नीचे उतरती है तो प्रेशर की वजह से कंप्रेस होती है और टेम्परेचर बढ़ा देती है। ओह, आई सी।
और यहाँ मैं एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर रही हूँ। इसमें लिखा है गेहूं के भारी उत्पादन के कारण प्रेरीज को दुनिया की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ज्योति, इस टैग को तुम डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है। डन। चलो अब ज्योति, नॉर्थ अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका की तरफ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन 3D मैप है साउथ अमेरिका का। हाँ, ध्यान से देखो, इसमें अर्जेंटीना का हिस्सा बिल्कुल उभर कर सामने आ रहा है। राइट। और उसके किनारे पर बर्फीले एंडीज पहाड़ दिख रहे हैं। राइट। तो ज्योति, ये पंपास घास के मैदान है। प्रेरीज की तरह ये भी एक टेम्परेट या शीतोष्ण ग्रासलैंड है। इसका सबसे ज्यादा स्प्रेड अर्जेंटीना में है और ये पूरा क्षेत्र एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए बहुत अनुकूल है। अच्छा नरेश सर, एक डाउट है, क्या पंपास सिर्फ अर्जेंटीना में ही है या उसके आसपास के देशों में भी फैले हैं? देखो ज्योति, थोड़ा बहुत हिस्सा पड़ोसी देशों में जाता है, पर इसका मेन और डोमिनेंट हिस्सा अर्जेंटीना में ही है। ओके, लेट मी रीड द एग्जाम अलर्ट देन। इसमें लिखा है पंपास घास के मैदानों को अक्सर सीधे अर्जेंटीना देश के साथ जोड़कर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्जैक्टली और मेरी सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि पैम्पास वर्ड देखते ही दिमाग में तुरंत अर्जेंटीना आना चाहिए। ये एक मेंटल शॉर्टकट है। पैम्पस इक्वल्स अर्जेंटीना। गॉट इट। चलो अब ज्योति, मैप में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यूरोपेशिया की नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओह, इस 3D विजुअल में तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का एक बहुत बड़ा और कंप्लीटली फ्लैट ग्रीन मैप है, पर इसमें एक भी पेड़ नहीं दिख रहा, बस दूर दूर तक सिर्फ घास। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ज्योति। ये स्टेप है, एक विशाल टेम्परेट ग्रासलैंड जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं पाए जाते। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हंगरी में इन्हें एक स्पेशल लोकल नाम दिया गया है, पुश्ता, पर बेस कॉन्सेप्ट वही है। अरे नरेश सर, ये एक बढ़िया सवाल बनाता है दिमाग में। बाकी ग्रासलैंड्स में तो फिर भी थोड़े बहुत पेड़ या झाड़ियां मिली जाते हैं, पर स्टेपे में पेड़ बिल्कुल क्यों नहीं होते? इसका रीजन है एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ज्योति। ये समुद्र से बहुत दूर है, तो यहाँ समर्स बहुत एक्सट्रीम होती हैं और विंटर्स में जमीन जम जाती है। ऐसे एक्सट्रीम्स में पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते, सिर्फ घास कर लेती है। ओह वाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी यही मेंशन है। परीक्षाओं में वृक्ष रहित यानी ट्रीलेस घास का मैदान पूछने पर सही उत्तर स्टेप होगा। सही पढ़ा ज्योति। ये कीवर्ड जो है ना, ट्रीलेस, ये एग्जाम्स का सबसे फेवरेट ट्रैप है। इसे हमेशा स्टेप से लिंक करना। बिल्कुल दिमाग में छप गया। चलो अब यूरेशिया घूम चुके हैं, तो चलो अब ज्योति अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये विजुअल बहुत इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका की जमीन का एक टुकड़ा हवा में तैर रहा है और मिट्टी के टुकड़े के अंदर एक बड़ा सा चमकता हुआ हीरा फंसा हुआ है। हाँ, और ये हीरा सिंबल है उस लोकेशन का। देखो ज्योति, अफ्रीका में दो तरह के मैदान होते हैं, पर हम अभी नीचे वाले टेम्परेट हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसे वेल्ट कहते हैं। ओके। ये मकर रेखा यानी कैप्रिकॉन के नीचे साउथ अफ्रीका देश में पाया जाता है। लैटिट्यूड कम होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत सुहावना होता है। पर नरेश सर, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ। हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि पूरा अफ्रीका बहुत गर्म और डेजर्ट वाला है, वहाँ सुहावना मौसम कैसे हो सकता है? ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैं याद दिलाता हूँ कि साउथ अफ्रीका मैप में लैटिट्यूड के हिसाब से काफी नीचे है, इसलिए वहाँ ट्रॉपिकल गर्मी नहीं बल्कि टेम्परेट जोन लगता है। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी यही क्लियर कर रहा है, वेल्ड केवल दक्षिण अफ्रीका में है और वो शीतोष्ण है, जबकि मध्य अफ्रीका में सवाना पाया जाता है जो उष्ण है। कंफ्यूज ना हो। और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं ज्योति, यही वो एक पॉइंट है जो एग्जाम्स में बच्चों का सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करवाता है। वेल्ड टेम्परेट, सवाना ट्रॉपिकल, याद रहेगा। चलो अब ज्योति दुनिया के मैप में सबसे नीचे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये विजुअल बहुत क्यूट है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक 3D ग्रीन मैप है और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीचों बीच एक गोल्डन कलर का 3D कैंगरू खड़ा है। एग्जैक्टली। तो देखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में सबसे डाउन यानी नीचे है, इसलिए यहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को डाउन्स कहते हैं। अच्छा। और यहाँ, जैसा कि तुमने देखा, कंगारूज बहुत मिलते हैं। एक और पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में न्यूजीलैंड है, वहां इन मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। मिट नरेश सर, क्या सच में इसका नाम डाउन्स इसलिए रखा गया क्योंकि ये मैप में डाउन है, या इसका कोई और डीप जियोग्राफिक रीजन है? देखो, ओरिजिन चाहे जो हो, पर एग्जाम्स के लिए और याद रखने के लिए ये ट्रिक बेस्ट है। डाउन मतलब डाउन्स। हाँ, फेयर इनफ।
यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट भी स्पॉट कर लिया है मैंने। डाउन्स इक्वल्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटरबरी इक्वल्स न्यूजीलैंड। दोनों ही शीतोष्ण यानी टेम्परेट हैं। बिल्कुल, इन दोनों नेम्स को मैप पर उनकी लोकेशन के साथ कंफर्म कर लो। हो गया। अब आगे कहाँ चलना है? अब हमने सारे ठंडे यानी टेम्परेट मैदान देख लिए हैं, तो चलो अब ज्योति नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और गर्म यानी ट्रॉपिकल मैदानों की एंट्री करते हैं। ओह, ये अर्थ का एक और 3D विजुअल है, पर इस बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का पूरा हिस्सा एक ग्लोइंग ऑरेंज बैंड की तरह चमक रहा है और आसपास छोटे-छोटे 3D सन्स बने हैं। हाँ, और ये सन्स एक्सट्रीम हीट दिखा रहे हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया बहुत गर्म होता है ज्योति, और यहाँ बारिश का एक फिक्स्ड मौसम होता है, साल भर बारिश नहीं होती। अच्छा। इस कारण से यहाँ की घास काफी लंबी और मोटी होती है, बिल्कुल हाथी घास या एलिफेंट ग्रास जैसी। और क्योंकि घास बड़ी है, यहाँ बहुत बड़े जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। पर नरेश सर, हमने देखा था टेम्परेट में घास छोटी और सॉफ्ट थी। यहाँ अचानक घास इतनी लंबी और मोटी क्यों हो जाती है? सर्वाइवल जो थी, बारिश के उस छोटे से विंडो में घास तेजी से बड़ी होती है और फिर लंबे ड्राई और गर्म मौसम में मॉइस्चर बचाकर रखने के लिए उसकी स्किन मोटी और टफ हो जाती है। एक्सट्रीम हीट का यही रिस्पॉन्स है। ओह वाह, नेचर खुद को कैसे अडेप्ट करती है। यहाँ अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में केवल 4 प्रमुख नाम याद रखने हैं: सवाना, लानोज, काम्पोज और पाटाना। नाम याद हैं तो एमसीक्यू में बाकी सब अपने आप टेम्परेट में एलिमिनेट हो जाएंगे। स्मार्ट। चलो अब ज्योति हम वापस साउथ अमेरिका चलते हैं, लेकिन इस बार ट्रॉपिकल पार्ट में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो यहाँ साउथ अमेरिका का 3D मैप फिर से है, लेकिन इसमें से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर गुजर रही है और मैप पर 2 ग्लोइंग पिलर्स हैं, एक ब्लू जो लियानोस के ऊपर है और एक येलो जो कंपोस के ऊपर है। सही देखा। देखो, साउथ अमेरिका के नॉर्थन और सेंट्रल हिस्से से इक्वेटर गुजरता है, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल मैदान है। लियानोस मुख्य रूप से वेनेजुएला में फैला है, जबकि कैंपोस अमेज़न नदी के ठीक दक्षिण में मुख्य रूप से ब्राजील में है। और क्योंकि ये इक्वेटर के पास हैं, दोनों ही बेहद गर्म क्षेत्र हैं। पर नरेश सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। साउथ अमेरिका में तो हमने पैम्पर्स भी पढ़ा था ना, तो एक ही कॉन्टिनेंट में दोनों कैसे याद रखें बिना मिक्सअप किए? इसका सिंपल रूल है, मैप में ऊपर वाला हिस्सा गर्म है तो वहां लानोस और कैंपोस हैं, और नीचे वाला हिस्सा ठंडा है तो वहां पैम्पस हैं। तुम एग्जाम अलर्ट पढ़ो एक बार। हाँ, यहाँ लिखा है दक्षिणी अमेरिका में पैम्पस शीतोष्ण है, जबकि लानोस और कैंपोस उष्ण है। बस इस कॉन्ट्रास्ट को दिमाग में बार बार रिवाइज करना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर एकदम। चलो अब ज्योति उस ग्रासलैंड की नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसे बचपन से हम टीवी पर सबसे ज्यादा देखते आ रहे हैं। ओह वाह, 3D विजुअल कितना खूबसूरत है। एक विशाल अफ्रीका का मैप है जिसके ऊपर एक बड़ा सा ढलता हुआ सूरज यानी सनसेट दिख रहा है। एक अकेला पेड़ खड़ा है और उसके पास एक मजेस्टिक शेर का 3D मॉडल है। ये है सवाना ज्योति, दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओह, वही जो डॉक्यूमेंट्रीज में आता है। एग्जैक्टली। इसका विस्तार मध्य और पूर्वी यानी सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका के कई देशों में है। टीवी पर, डिस्कवरी या नेट पर हम जो अफ्रीकन सफारी देखते हैं ना, जिसमें हाथी, शेर, जिराफ होते हैं, वो सब यहीं सवाना में मिलते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है नरेश सर, पर एक डाउट है, अगर ये इतना बड़ा है तो क्या ये सिर्फ एक देश की बाउंड्री के अंदर है या बहुत सारे देशों में फैला है? तुम एग्जाम अलर्ट रीड करो, आंसर वही है। ओके, लेट्स सी। एग्जाम अलर्ट। सवाना का विस्तार किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरे मध्य और पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में है। हाँ, और एग्जाम्स में अक्सर किसी एक देश का नाम ऑप्शन में देकर फंसाते हैं। तुम्हें ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। बहुत यूजफुल ट्रिक है। अब आगे चलें? चलो, अब ज्योति हम अपने बिल्कुल पड़ोस में आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो इस विजुअल में पानी के बीचों बीच एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो हरा भरा श्रीलंका का 3D मॉडल है। बिल्कुल। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी खास तरह के ट्रॉपिकल घास के मैदान मिलते हैं। अब क्योंकि श्रीलंका भी इक्वेटर के काफी करीब है, तो यहाँ भी ट्रॉपिकल इफेक्ट आता है। इन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में पटाना कहा जाता है। नरेश सर, सच बताऊं तो इसका नाम पटाना सुन के बिल्कुल देसी लग रहा है। तो क्या इंडिया में भी इनका कोई हिस्सा आता है? सुनने में जरूर देसी है ज्योति, पर इंडिया में इनका कोई हिस्सा नहीं आता।
प्राइमरीली ये श्रीलंका के स्पेसिफिक हिली और प्लेटो एरियाज को ही रेफर करता है। अच्छा, और यहाँ एग्जाम अलर्ट में भी लिखा है पटाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? सीधा उत्तर है श्रीलंका। और ज्योति, ये इतना छोटा पॉइंट है कि अक्सर पढ़ते वक्त मिस हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान से नोट करना बहुत जरूरी है। नोटेड। चलो अब ज्योति, फाइनल पिक्चर देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड यानी हमारी मास्टर मैप स्लाइड पर चलते हैं। वाओ, ये तो एकदम हाईटेक 3D ग्लोइंग टैबलेट लग रहा है जिस पर पूरी दुनिया का मैप बना है। और इस मैप पर अलग-अलग देश गोल्डन और ग्रीन लाइंस से कनेक्टेड है और उन पर मार्कर्स या पिन्स लगे हुए हैं। ये तुम्हारा रिवीजन मैप है ज्योति। इसे ऐसे समराइज करो। एक तरफ तुम्हारे शीतोष्ण यानी टेम्परेट मैदान है, प्रेरी, पंपास, स्टेप। वेल्ड और डाउन्स। हाँ, और दूसरी तरफ उष्ण यानी ट्रॉपिकल मैदान हैं, लानोस, काम्पोस, सवाना और पटाना। इस टेबल में अमेरिका और अफ्रीका वाले दोनों बड़े कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर किए गए हैं। ये सच में बहुत हैंडी है नरेश सर। पर अगर एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हो और पूरा सेशन शुरू से रिवाइज करने का टाइम ही ना हो, तो क्या करें? लास्ट एग्जाम अलर्ट पढ़ो तुम एक बार। परीक्षा से पहले इसे एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन करें। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ओह, दैट्स सिंपल। बिल्कुल। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लास्ट मिनट पे सिर्फ ये एक स्क्रीनशॉट और उसकी मेंटल इमेज देखो, फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। डन। स्क्रीनशॉट टेकन। चलो अब ज्योति, देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअली एग्जाम में कैसा दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड पर एक 3D गोल्डन ऑफिशियल एग्जामिनेशन पेपर हवा में तैर रहा है और उसके ऊपर एक ग्लोइंग ग्रीन टिक मार्क लगा हुआ है जो शायद सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही समझी। यहां हम पिछले सालों के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैदान, आंसर डाउन्स। दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड। उत्तरी अमेरिका, प्रेरी। और श्रीलंका, पटाना। होते हैं, उनमें भी सच में ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं? हाँ ज्योति, ये टॉपिक्स स्टैटिक जीके के ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली रिपीट होते हैं। अच्छा, और यहाँ रेड बॉक्स में लिखा है ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, इन्हें कंठस्थ कर लें। कंठस्थ मतलब पूरी तरह मेमोराइज कर लें। एग्जैक्टली, रट्टा मार लो, इनका डायरेक्ट हिट होते हैं ये। कूल। चलो अब ज्योति, आज के डीप डाइव की बिल्कुल आखिरी स्लाइड देखते हैं जहां एग्जामिनर एक्चुअली हमें फंसाने की कोशिश करता है। ओके, ये एक 3D ग्लोइंग पजल क्यूब ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अलग-अलग पीसेस एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। ये शायद मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस का मेटाफर है। एकदम परफेक्ट गैस है ज्योति। एग्जामिनर्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हैं। मैच द फॉलोइंग में वो पूछते हैं, अमेज़न के दक्षिण में क्या है? जवाब है कैंपस। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। राइट। वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है? स्टेप। और मिसमैच निकालने को भी आता है, जैसे लियानोस के आगे ब्राजील लिख देंगे जो गलत है क्योंकि वो वेनेजुएला में है। नरेश सर, मैच द फॉलोइंग में एक स्ट्रैटेजी डाउट है मेरा। अगर इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ 2 आते हो हमें, तो उसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है? ऐसे में हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए ज्योति। अगर तुम्हें पता है कि पंपास अर्जेंटीना में है, तो ऑप्शंस में बाकी सब कॉम्बिनेशंस काट दो। अक्सर 1 या 2 करेक्ट मैच पता होने पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दैट मेक्स टोटल सेंस। आखिरी एग्जाम अलॉट भी देख लेती हूँ। इसमें लिखा है मिलन वाले प्रश्नों में महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और देश यानी कंट्री का विशेष ध्यान रखें। और यही डिटेल ओरिएंटेड फोकस सक्सेस की है। कॉन्टिनेंट पूछे तो अलग आंसर और कंट्री पूछे तो अलग। इस डिटेल को कभी मिस नहीं करना। डेफिनेटली नरेश सर। आज इस डीप डाइव के बाद मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इन कॉन्सेप्ट्स में कभी डर लगेगा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई ज्योति।
तुमने सभी फैक्ट्स ध्यान से रिटेन किए और बिल्कुल सही लॉजिकल डाउट्स पूछे। थैंक यू सर। पर देखो, सेशन को एंड करने से पहले मैं एक डीपली एनालिटिकल और प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। ओह जरूर। आज हमने अर्थ को बहुत क्लियरली उष्ण और शीतोष्ण यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट बाउंड्रीज में बांटकर पढ़ लिया। सब कुछ एकदम सेट लगा। लेकिन जरा सोचो ज्योति, जिस तरह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, क्या आने वाले 50 सालों में ये बाउंड्रीज शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? वेट रियली? मतलब क्लाइमेट जोन्स चेंज हो जाएंगे? क्या पता, आज का कोई शीतोष्ण मैदान जहां आज सुहावनी घास है, कल इतना गर्म हो जाए कि उसकी इकोलॉजी पूरी तरह बदलकर ट्रॉपिकल जैसी हो जाए, घास मोटी हो जाए और मौसम एक्सट्रीम। ये इंसान का इंटरफेरेंस है नेचर के साथ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को और सभी लिसनर्स को सीरियस विचार करना चाहिए। वाओ, ये तो सच में बहुत डीप थॉट है। मैप्स परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते, नेचर बदल रही है। इसी थॉट के साथ हम आज का ये डीप डाइव सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। हेलो एवरीवन,